नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 7 द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पर कालिदास जी द्वारा बोले हुए कुछ शब्द दिए हुए हैं। चलिए इनको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नीदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट इवल नॉर इज राइचियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अलोन। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम, नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज। क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ना ही तो सिर्फ और सिर्फ बल और ना ही तो कूटनीति जो बुराई है किसी राज्य से, किसी जगह से जो बुराई है उसको हटा सकती है, और ना ही तो ऐसी राइचियसनेस मतलब कि ऐसी भलाई, ऐसा धर्म जो कि फ्लैटरी यानी कि चापलूसी पर खड़ा हो। ठीक है। इट इज विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम, बल्कि ये ज्ञान है, विवेक है जो कि किसी राज्य को शक्तिशाली बनाता है। नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज में, शान और शौकत में पड़े रहने से किसी राज्य का विकास नहीं होता, किसी राज्य की भलाई नहीं होती। ठीक है। तो कुल मिला के इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन लाइनों से कालिदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी राज्य शक्तिशाली तभी बनेगा जब उसमें ज्ञान का वास हो। ठीक है। जब उस राज्य के अंदर छल कपट ना हो, बल्कि उस राज्य को ज्ञान से चलाया जाए, ज्ञान से, विवेक से चलाया जाए, तभी कोई राज्य शक्तिशाली बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमारी इमेज दी हुई है। इस किताब की जो सबसे अच्छी बात है, इसकी मैंने बार बार तारीफ करी, फिर से करना चाहूँगा कि इस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर इमेजेस दी हुई हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही सुंदर सुंदर इमेजेस दी हुई हैं। और ये जो फोटो है दोस्तों, ये है अजंता केव्स की। कहाँ की है? ये है अजंता केव्स की। ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कैसे चट्टान के अंदर, पहाड़ के अंदर ये गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं द बिग क्वेश्चंस पर। इनको पढ़ के हमको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर आखिर हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? हु वर गुप्तास? Why is the Gupta period sometime called the classical age in Indian history? क्या है पहला बिग क्वेश्चन? हु वर गुप्तास, कि ये जो गुप्तास हैं ये आखिर हैं कौन, और जो गुप्तास का पीरियड है यानी इनका जो वंश है, इनका जो इन्होंने जिस समय तक राज करा है उस समय को क्लासिकल एज क्यों कहते हैं भारतीय इतिहास में। सेकंड बिग क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम? इस समय पर बाकी सब कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों में आखिर क्या घटित हो रहा था, इसको भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। इसके साथ में हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड एंड व्हाई डू देयर स्टोरीज मैटर्स टुडे? क्या कह रहे हैं कि भाई इस पीरियड के, इस समय काल के महान व्यक्तित्व कौन थे, कौन महान व्यक्ति लोग थे, और उनकी कहानियां आज भी क्यों मैटर करती हैं, उनकी कहानियां आज भी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ध्रुव एंड भविष्य हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू दी पांड्या किंगडम। क्या इसका मतलब? कि ध्रुव और भविष्य ये दोनों बच्चे जो हैं वो पांड्या किंगडम के सफ़र से अभी अभी लौटे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इन चैप्टर्स में हम लोग ध्रुव और भविष्य के साथ में अलग अलग इतिहास के अलग अलग समय काल पर जा रहे हैं और इतिहास के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं कि ये दोनों ध्रुव और भविष्य ये अभी भी पांड्या जो राज्य है उसके सफ़र से अभी भी लौटे हैं। दे हैड सीन दी स्प्लेंडेड मार्केट्स, टेकन अ शॉर्ट ट्रिप ऑन अ शिप एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग पर्ल्स। इन्होंने वहाँ की शानदार जो मार्केट्स हैं, जो मंडियाँ हैं, उनको देखा, जहाज़ पर एक छोटा सा सफ़र भी करा। इसके अलावा वहाँ पे इनकी मुलाकात जो रोमन व्यापारी हैं उनसे भी हुई है और इन्होंने उनसे हीरे जवाहरात भी खरीदे। नाउ दे वर इचिंग टू यूज इतिहास अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरीज।
क्या इसका मतलब कि अब इनको फिर से खुजली हो रही है। इसका मतलब ये नहीं इनको वाकई में खुजली हो रही है, इसका मतलब ये है कि इनको बड़ी ही मतलब बहुत इनके अंदर जोश है, बड़ी ही इनके अंदर उत्सुकता आ रही है कि ये लोग फिर से इतिहास का इस्तेमाल करें और कुछ सेंचुरीज आगे जाकर देखें। वॉट वुड दैट बी लाइक, कि कुछ सेंचुरीज बाद वहां पर कैसे क्या होगा। दे वंडर्ड, इन्होंने सोचा, विल द सिटीज बी द सेम, क्या जो शहर है वो पहले की तरह सेम पहले जैसे होंगे। वॉट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी, लोगों और समाज का क्या। वुड दे हैव चेंज, क्या उनमें बदलाव आया होगा। वॉट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव, कैसा प्रशासन होगा, किस तरीके से वहां पे काम हो रहे होंगे। वुड देयर बी न्यू लिटरेचर न्यू आर्ट, क्या नया साहित्य नई चित्रकला होगी। दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट, मतलब उनसे एकदम रहा नहीं जा रहा, उनकी बड़ी इच्छा हो रही कि भाई बस फटाफट हमें सब जानने को मिल जाए। एंड वर सून विस्क अवे टू, और जल्द ही विस्क अवे टू यानी कि वो ओझल हो गए, यानी कि वो अपने इस सफर पर आगे चल दिए। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का एक मैप दिया हुआ है। ये जो मैप है ये 3rd से 6th सेंचुरी सीई के दौरान जो बड़े बड़े किंगडम्स और जो एम्पायर्स हैं उनका मैप है, ठीक है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई गुप्त एम्पायर जो है इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और इन्होंने 3rd से 6th सेंचुरी सीई के बीच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। और इनका जो राज्य है वो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्या है फैला हुआ है और ये काफ़ी शक्तिशाली राज्य थे, ठीक है। चलो वकाटास जो हैं इनकी जो राजधानी थी वो नंदीवर्धन में थी, ठीक है। और इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट पर क्या करा है, राज करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप नीचे तरफ देख सकते हो पल्लव किंगडम्स के बारे में बता रहे हैं कि इनकी जो कैपिटल है वो कांचीपुरम में थी, ठीक है। पल्लव जो हैं वो सतवाना जो वंश है उसके बाद में शक्ति में आए हैं और इन्होंने 9वीं सेंचुरी सीई के आधे समय तक राज करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कमरूपा हैं, कमरूपा किंगडम्स हैं। कमरूपा किंगडम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति थी और इन्होंने मॉडर्न डे आसाम के ऊपर राज करा था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग फिर से भविष्य और ध्रुव के साथ में इस सफर पर, इतिहास के सफर पर चलते हैं। तो भविष्य क्या कह रही है, माई हेड इज स्पिनिंग, मेरा सिर घूम रहा है। देयर आर सो मैनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स, यहाँ पे इतने सारे राज्य, इतने सारे साम्राज्य हैं। हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, मैं इन सभी को कैसे याद रखूंगी। तो ध्रुव कह रहा है डू नॉट वरी, चिंता मत करो भविष्य, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, आओ पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आओ ये जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एंड वी विल रिमेंबर इट, और हमको याद आ जाएगा। भविष्य, इज देयर एनीथिंग इन दिस पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम, क्या इस समय काल के दौरान ऐसा कुछ है जो कि हमें घर पे देखने को मिलेगा। ध्रुव, लेट अस यूज आवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट, चलो अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और पता करते हैं। भविष्य एक्टिवेट्स इतिहास, भविष्य जो है ये इतिहास को शुरू करती है। एंड दे जम्प टू महरौली, और ये लोग महरौली में पहुंच जाते हैं जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता था, ठीक है। वेयर द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड, जहां पे दिल्ली का जो मशहूर लोहे का स्तंभ है वो खड़ा हुआ है। दे ओवर हियर आर टूर गाइड नियर बाय, वो पास के एक टूर गाइड को सुनते हैं। हु वॉज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर, जो कि इस पिलर, इस खंबे के सिग्निफिकेंस, इस पिलर के महत्व के बारे में उनको बता रहा था, ठीक है दोस्तों। तो आयरन पिलर जो है वो ओरिजिनल में ऐसा दिखता है, ये इसकी फोटो साइड में दे रखी हुई है और उस पर ना इस तरीके से गुदा हुआ है। टूर गाइड, तो जो टूर गाइड है वो क्या कह रहा है, दिस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ओवर 1600 ईयर ओल्ड एंड स्टिल स्टैंड टॉल विदाउट रस्टिंग, ये जो लोहे का स्तंभ है दिल्ली का ये 1600 साल पुराना है और आज भी ये खड़ा हुआ है बिना जंग के। इट इज़ अ टेस्टिमन टू द एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के जो एडवांस मेटलर्जिकल स्किल हैं ये उसका एक सबूत है। देखो मेटलर्जिकल का मतलब क्या होता है कि भाई देखो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ना मेटल्स जो होते हैं ना, धातु, उनकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। चलो भविष्य क्या कह रही है, 1600 ईयर ओल्ड एंड नॉट रस्टिंग, लेट अस गो एंड सी इट, भविष्य क्या कह रही है, 1600 साल पुराना और जंग नहीं लगी, चलो चलकर देखते हैं। भविष्य, लुक इज दिस द फेमस आयरन पिलर, भविष्य कह रही है देखो क्या ये मशहूर लोहे का स्तंभ है क्या। ध्रुव, ये सुन के ध्रुव कह रहा है ओ वाओ, अरे वाह, देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है।
बट आई कैन नॉट रीड इट, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ पा रहा हूं। भविष्य आप कह रही है आई वंडर हु मेड इट, मैं सोच रही हूँ कि आखिर उसको बनाया किसने होगा, एंड वाई, और क्यों बनाया होगा। लेट्स हेयर व्हाट द गाइड अंकल हैज टू से अबाउट इट, चलो ये सुनते हैं कि गाइड अंकल जो हैं वो इसके बारे में उनका क्या कहना है। टूर गाइड, तो जो टूर गाइड है वो फिर से अब यहाँ पे कहना स्टार्ट कर रहे हैं। टूर गाइड क्या कह रहे हैं, द 6 टन पिलर वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, अ रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ये जो 6 टन का खंबा है इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है, जो कि गुप्त वंश के क्या थे, एक शासक थे। It was probably erected first in the front of उदयगिरी केव, मध्य प्रदेश, and brought to Delhi a few centuries later। शायद ये सबसे पहले उदयगिरी जो केव हैं, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, उनके सामने शायद उसको लगाया गया था, और बाद में कुछ सेंचुरीज बाद में, कुछ शतक बाद में इसको दिल्ली ले आया गया। It was dedicated to Vishnu and its inscription celebrate the king's achievement। ये जो खंबा है ये विष्णु जो हैं, विष्णु जी जो हैं उनके लिए ये लगाया गया था, ठीक है, उनको डेडिकेटेड किया गया था। और इस पर जो इंस्क्रिप्शन है, इन पर जो लिखा हुआ है, जो गुदा हुआ है, वो राजा ने जो अचीवमेंट्स करे हैं, ठीक है, मतलब राजा ने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उनके बारे में इस पर लिखा हुआ है। बोथ, मतलब ये जो दोनों ही हैं, भविष्य और ध्रुव, ये दोनों कहते हैं दैट्स सो फैसिनेटिंग, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट दिस किंग एंड हिज एम्पायर, हम इस राजा और इसके राज्य के बारे में और जानना चाहेंगे। लेट अस बिगन दिस एक्साइटिंग जर्नी इनटू हिस्ट्री ऑफ गुप्त एम्पायर, चलो हम ये जो एक्साइटिंग, ये जो कमाल का हमारा सफर है गुप्त एम्पायर का, इसको शुरू करते हैं। डोंट मिस आउट, पिक्चर लिविंग अ बाइसाइकिल आउट इन द रेन फॉर जस्ट 1 year, इट वुड सून शो साइंस ऑफ रस्ट। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए, कल्पना करिए कि आपने अपनी साइकिल को 1 साल तक बाहर बारिश में छोड़ दिया, तो उस पर जंग के निशान आने लग जाएंगे। येट दिस एंशिएंट पिलर स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई फॉर सेंचुरीज रिमेन्स अनऑल्टर्ड, लेकिन ये जो प्राचीन खंबा जो कि कई शतकों से खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। साइंटिस्ट हैव ट्राई टू अनकवर इट्स सीक्रेट्स, वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को उजागर करने की कोशिश करी, एंड दे बिलीव इट इज बिकॉज अ यूनिक थिन लेयर, और उनका मानना है कि भाई ऐसा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही खास पतली सी परत सी है, वो जम गई है। क्रिएटेड बाय द स्पेशल आयरन यूज्ड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और ये जो परत है ये किसकी बनी हुई है, खास प्रकार के लोहे से, जो कि जिससे का इस्तेमाल इस खंबे को बनाने के लिए किया गया है, और ऑक्सीजन से जो कि हवा से इसको मिला है। फॉर्म्ड ऑन दी सरफेस ऑफ दी आयरन, और आयरन की सतह पर, लोहे की सतह पर ये जो परत है लोहे और ऑक्सीजन की, ये जम गई है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम करोजन, और उसने इसको करोड होने से, कटने से, जंग लगने से, गलने से बचाया है। अ न्यू पावर इमर्जेस by the 3rd century CE, the Kushan Empire, which spread over the north and northwest of the subcontinent, started weakens। क्या इसका मतलब कि भाई 3rd century CE तक जो कुशान एम्पायर जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, ये कमज़ोर पड़ने लग गया। न्यू किंगडम्स इमर्जेस, इसके कमज़ोर होने से जो नए नए राज्य हैं वो उभरने लग गए। setting the stage for fresh period of consolidation, and the new actor on the stage was गुप्त डायनेस्टी। क्या कह रहा है कि भाई इससे एक नया मंच तैयार हो गया कि जब नई ये जो शक्तियां हैं ये एक दूसरे से अपनी ताकत को स्थापित करने के लिए लड़ने में लगी पड़ी थी, और इसी मंच पर एक नया एक्टर यानी कि एक नया वंश आया है जिसका नाम है गुप्त वंश। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ गुप्तास, गुप्तास के ओरिजिन यानी कि जो गुप्त वंश हैं ये कहाँ से आए हैं, इस पर कई सारी थ्योरीज हैं, इनके ओरिजिन पर कई सारी थ्योरीज हैं। However, it is widely believed that they emerged in the region near present day उत्तर प्रदेश as regional ruler। लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि आज का जो उत्तर प्रदेश है उसी के आसपास के किसी क्षेत्र से इनका उदय हुआ है, ठीक है, उसी के किसी आसपास के क्षेत्र के ये क्षेत्रीय शासक थे और यहीं से ये शक्ति में आए हैं, ये इनका ओरिजिन है। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, दे रोज टू प्रोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश अ पावरफुल एम्पायर, समय के साथ साथ इनकी शक्ति बढ़ती गई और इन्होंने आगे चल के एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी।
द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री एंड इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन मैनी एरिया। जो गुप्ता पीरियड है, यानी कि जो गुप्त का समय काल है, इनके राज्य का समय काल है, इसको भारत के इतिहास में काफ़ी रिमार्केबल, काफ़ी कमाल का माना जाता है। और इनके समय काल के दौरान कई सारे क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी विकास हुआ है। ठीक है, काफ़ी मतलब वो आगे बढ़ी हैं सारी फील्ड्स। द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस फ्लरिश्ड particularly during the time of Chandragupta II and that legacy continues even today। क्या कह रहे हैं? चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य, विज्ञान, इनके जो अलग अलग फील्ड्स हैं, इनके जो अलग अलग क्षेत्र हैं, ये खूब फले फूले हैं, ये खूब आगे बढ़े हैं। खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के दौरान इनकी जो लेगेसी है, इन्होंने जो काम करे हुए हैं, वो आज भी हमको देखने को मिलते हैं। The inscription on the iron pillar in Delhi speaks of king named चंद्रा। दिल्ली के अंदर जो लोहे का स्तंभ, जो लोहे का खंभा मौजूद है, उसमें राजा चंद्रा, मतलब एक राजा है जिनका नाम है चंद्रा, उनका मेंशन है, उनका जिक्र है। Who has been identified with चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में जिनको आइडेंटिफाई करा गया है। नॉट टू बी कंफ्यूज विद द चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी होम वी मेट अर्लियर। क्या कह रहे हैं कि इनको आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, जो कि ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, ये एकदम अलग हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये मौर्य वंश के हैं, और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये हैं गुप्ता वंश के। ठीक है, किस वंश के हैं? गुप्ता वंश के। ठीक, चलो। Chandragupta II, also known as Vikramaditya, was one of the renowned ruler of Gupta dynasty। क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है, ये गुप्ता वंश के काफी जाने माने शासकों में से एक हैं। He was a devotee of विष्णु, ये विष्णु के भक्त थे। And his mount वाहन गरुदा often appear on many inscription, और कई सारे इंस्क्रिप्शन पर जो विष्णु जी के वाहन हैं गरुदा, वो दिखाई देते हैं। डोंट मिस आउट, हैव यू नोटिस द सेकंड इन चंद्रगुप्त सेकंड नेम। क्या कह रहे हैं कि आपने चंद्रगुप्त सेकंड के नाम में ये जो सेकंड है, क्या आपने इसको नोटिस करा? हिस्टोरियन एडेड दिस नंबर बिकॉज देयर वाज अनदर चंद्रगुप्त बिफोर हिम, हिज ग्रैंडफादर। इतिहासकारों ने इनके नाम में सेकंड इसलिए ऐड करा है क्योंकि इनसे पहले एक और चंद्रगुप्त थे जो कि इनके दादाजी थे। This tradition of naming the first son after his grandfather is followed by some Indian families even today। क्या कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है कि पहले बेटे का नाम दादा के नाम पे रखा जाएगा, ये आज भी कई परिवारों के अंदर मनाया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, as he is referred to, played a crucial role in the early expansion of Gupta Empire। क्या कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है गुप्ता वंश के शुरुआती एक्सपेंशन में, इसके शुरुआती फैलने में, इसके शक्तिशाली होने में। ही इज रिमेंबर फॉर हिज कॉइन्स, इनको इनके सिक्कों के लिए याद करा जाता है। एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस विच हेल्प हिम कंसोलिडेट हिज पावर एंड ले फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। इनको इनके सिक्कों के लिए याद करा जाता है। साथ ही में इन्होंने जो एलाइंस बनाए हैं, इन्होंने जो सोच समझ के जो इन्होंने अलायंस तैयार करा है, साथियों को इन्होंने तैयार करा है, इसके लिए इनको जाना जाता है, जिसने कि इनको इनकी शक्ति को स्थापित करने में और एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखने में सहायता दी। इसके लिए इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको सिक्कों की तस्वीर दिख रही होगी। ये सिक्के किनके समय के हैं? ये जो महाराज चंद्रगुप्त फर्स्ट है ना, इन्हीं के टाइम के सिक्के हैं ये। ठीक है, चलो। द वॉरियर किंग, द प्रयागराज प्रशस्ति, अ पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज प्रेजेस द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड्स फादर। क्या कह रहे हैं भाई? प्रयागा प्रशस्ति नाम से एक पिलर है उस जो कि प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है, इस पिलर पर समुद्रगुप्त जो हैं, समुद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता हैं। इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। According to the author of the inscription, the court poet Harisena, the king's ambition was to be dharani bandha or to unify the earth। क्या कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है, उनके ऑथर के हिसाब से, उनके लेखक के हिसाब से ये कौन थे? ये हरिसेन हैं, जो कि दरबार में थे और ये कवि थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो राजा के एम्बिशन है वो क्या है? वो है धरानी बंधा, मतलब कि यूनिफाई दी अर्थ, यानी पृथ्वी को यूनिफाई करना, यानी पूरी पृथ्वी को एक साम्राज्य के अंदर लाना।
टू दिस एंड ही फॉट मैनी वॉर्स, इसके लिए इन्होंने कई सारे जंग लड़ी। डिफीटिंग किंग्स, टेकिंग ओवर देयर किंगडम्स एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, राजाओं को हराया, उनके साम्राज्यों को अपने में मिलाया और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। Many defeated kings were reinstated and offered tribute to समुद्रगुप्त, while others fearing his might submitted without protest. कई सारे हारे हुए जो राजा थे उनको दोबारा इनकी जगह पर रख दिया गया, मतलब उन्हीं राजाओं की जगह पर उनको दोबारा से रख दिया गया और वो समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट यानी कि उनको वो नजराना या फिर उनको कह सकते हो टैक्स या जो चीज़ें चाहिए होती वो दिया करते थे, जबकि कुछ ने इनकी शक्ति से भयभीत होकर इनके अंदर आ गए। ठीक है, मतलब इन्होंने हार मान ली, इनके अंदर आ गए, खुद से इन्होंने लड़ाई नहीं करी। हरिसेना ऑल्सो रोट अबाउट हाउ द किंग सपोर्टेड आर्ट, लर्निंग एंड ट्रेड, मेकिंग हिज किंगडम रिच एंड सक्सेसफुल। हरिसेन ने यह भी लिखा कि किस प्रकार से जो राजा हैं इन्होंने चित्रकला सीखने को, व्यापार को खूब बढ़ावा दिया है, जिससे कि इनका जो राज्य है काफ़ी अमीर, काफ़ी शक्तिशाली बना। समुद्रगुप्त himself is portrayed as a वीणा प्लेयर in one of the coins he minted। समुद्रगुप्त को खुद एक वीणा क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, वीणा प्लेयर के तौर पर एक सिक्के के अंदर दर्शाया गया है जो कि इनके द्वारा चला गया था। ठीक है, तो ये है इंस्क्रिप्शन जिसको कि हरिसेना ने लिखा है। ठीक है, देख सकते हो कितना सब इसमें लिखा हुआ है। थिंक अबाउट इट, Why do you think king chose to proclaim their achievement in the form of inscription? क्या कह रहे हैं कि जो राजा हैं इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को इंस्क्रिप्शंस के रूप में क्यों तैयार करवाया? तो दोस्तों देखो, उस समय पे इंटरनेट तो होता नहीं था, ठीक है, ना ही होता कि भाई कहीं बुक लिख दो या कुछ लिख दो, ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन लोगों के पास में थे नहीं, तो इन्होंने इनकी जो भी उपलब्धियां हैं उनको इंस्क्रिप्शन में गुदवा दिया, बाकी चीज़ों में गुदवा दिया, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इनको देख सकें कि इन्होंने क्या क्या काम करे थे। ठीक है, चलो अब इसमें आप देख सकते हो कि भाई ये जो सिक्का है इस तस्वीर में, इसमें समुद्रगुप्त हैं जो कि वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, और रिवर्स साइड और उल्टी साइड पे कौन है? माता लक्ष्मी है। लेट्स रिमेंबर, ambitious king sometime performed the Ashwamedha Yagya to build mighty empires and leave a legacy for the future। जो बहुत ही एम्बिशियस जो राजा होते हैं वो कई बार अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और एक बड़ा सा साम्राज्य और अपने बड़े से लेगेसी को छोड़ देते हैं भविष्य के लिए। Such a significant event was commemorated by minting special coin like the one shown in figure 7.7। ऐसे ये जो बड़े बड़े घटनाएं होती हैं इनको कमोमोरेट करने के लिए, मतलब कि इनकी यादगार के तौर पर खास सिक्के तैयार करे जाते हैं, जैसे कि आपको फिगर 7.7 में दिया हुआ है। तो दोस्तों यह है फिगर 7.7। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो कि सिक्के में यहाँ पर घोड़ा बना हुआ है। ठीक है, ये कौन है? ये कौन सा घोड़ा है? वाला घोड़ा है जिसका इस्तेमाल अश्वमेध यज्ञ में होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ पे रानी बनी हुई है। ठीक है ना, चलो। Some literary sources give us descriptive information about rulers, kingdoms and people। क्या कह रहे हैं कि कुछ जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं उससे हमको काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है, काफ़ी जानकारी मिलती है शासकों के बारे में, राज्य के बारे में और लोगों के बारे में। द विष्णु पुराना फॉर इंस्टेंस स्पेसिफाई दी की रीजन ऑफ द एम्पायर। विष्णु पुराण, यहाँ पे विष्णु पुराण का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विष्णु पुराण के अंदर इस एम्पायर में जो की रीजन्स थे, मतलब जो मुख्य क्षेत्र थे, उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा। जो गुप्त डायनेस्टी है इन्होंने अनुगंगा के ऊपर राज करा था। ये जो गैंगेटिक बेसन है उसके मिडिल का बीच का हिस्सा है। ठीक है, प्रयागराज जो कि आज का प्रयागा, ठीक है, जो कि आज का है प्रयागराज, सकेत जो कि आज का अयोध्या है, और मगध जो कि बिहार में तकरीबन पड़ता है, और उसके आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने राज करा। बट एट इट्स पीक, लेकिन अपनी चरम पर, द गुप्त एम्पायर कवर्ड अ लार्ज एरिया देन दिस। जो गुप्त वंश था इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया को कवर किया था, इससे भी ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। इसके अंदर अभी के समय का नॉर्थ और वेस्ट इंडिया, साथ ही में सेंट्रल इंडिया और कुछ ईस्ट का हिस्सा भी आता है। लेट्स एक्सप्लोर। इन द ग्रेड 6 चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री वी लिस्टेड मल्टीपल सोर्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट। क्या कह रहे हैं कि क्लास 6 की जो टाइमलाइन और सोर्स ऑफ हिस्ट्री करके चैप्टर था
उसके अंदर हम लोगों ने कई सारे सोर्सेस का, कई सारे स्रोतों की लिस्ट तैयार करी थी, जिससे कि हमको अतीत के बारे में समझने में सहायता मिलती है। कंपाइल अ लिस्ट ऑफ सोर्स वी हैव रेफर्ड टू सो फार इन द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोगों ने जिन जिन सोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ है, जिन जिन स्रोतों के बारे में पढ़ा हुआ है, उनकी एक सूची तैयार करिए। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम ईच सोर्स, हर सोर्स से हमको क्या पता चलता है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमको इस चैप्टर में कौन कौन से सोर्सेज देखने को मिले हैं। हम लोग को इसमें कई सारे लिटरेरी वर्क देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, विष्णु पुराण, ठीक है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस, इसके अलावा सिक्के, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली हैं और इससे हमको कई सारी जानकारी पता चल रही है, जैसे कि गुप्त वंश जो है वो कितनी कितनी जगहों पर फैला हुआ था, किन किन पर वो राज्य करते थे, राजा के क्या अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। साथ ही में सिक्कों के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीर, जिससे कि हमें उस समय के, मतलब उस समय की क्या पूजा होती है, इसके बारे में पता चल रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमको इसमें पता चल रही हैं। Imagine what it would have entail to move a whole army of soldiers, elephant, horses, cooks and other support staff as well as the supplies to feed them. क्या कह रहे हैं कि कल्पना करिए कि आखिर कैसा मंजर होता होगा, क्या कारण होते होंगे जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो सेना है, सारे सिपाही, हाथी, घोड़े, बावर्ची और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ हैं, साथ ही में जो इनकी सप्लाईज हैं, वो सभी जब साथ में जाती होंगी, सब साथ में सब चलता होगा, तो दिखने में कैसा दृश्य होता होगा। क्लियरली द ट्रिब्यूटरी किंग्स मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड फॉर दिस। साफ साफ बात है कि भाई जो ट्रिब्यूटरी किंग्स हैं उनसे कहा जाता होगा कि इन सबको वो मुहैया करवाएं। लेट्स एक्सप्लोर, क्या है, टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लोकेट द प्रेजेंट डे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर द गुप्त रूल्स। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का, और उसमें आज के समय के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो आते हैं, जो कि पहले गुप्ता एम्पायर के अंदर था, उनको पहचानो, ठीक है, उनको ढूंढो। मार्क दी स्टेट ऑन दी मैप एंड काउंट हाउ मैनी यू फाउंड। इनको नक्शे के ऊपर आप मार्क करो और ये गिनो कितने आपको मिले। देन कंपेयर योर फाइंडिंग विद योर फ्रेंड, और आपने जो भी पाया है उसको अपने दोस्त के साथ में कंपेयर करो, ये देखने के लिए कि क्या सबको एक से सब कुछ एक से जगहें सब कुछ मिली है या फिर कुछ अलग अलग आप लोगों ने खोजा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ठीक है, और ये किसका है, गुप्ता एम्पायर जिस जहां तक फैला था ना, उसका मैप दिया हुआ है, ठीक। तो ये देखो, ये देखो, ये है गुप्ता एम्पायर। जो गुप्ता एम्पायर ना वो इस पूरे में फैला हुआ था, ठीक है दोस्तों। ए ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। तो दोस्तों गुप्ता एज के दौरान एक चाइनीज स्कॉलर हैं, ठीक है, जिनका नाम है फाक्शियन, ठीक है। ये भारत में आए हैं और इन्होंने उस समय भारत के अंदर क्या देखा, भारत का समाज कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, इन्होंने क्या देखा, उसको इन्होंने अपने एक लेख में लिखा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चाइनीज ट्रेवलर फाक्शियन, प्रोनाउंस्ड एज फाक्शियान, विजिटेड इंडिया इन अर्ली 5th सेंचुरी सीई। क्या कह रहे हैं कि जो चाइनीज एक ट्रेवलर थे, ठीक है, जिनका नाम था फाक्शियन, वो भारत आए थे 5वीं सदी सीई की शुरुआत में। ही सेट आउट ऑन दिस लॉन्ग जर्नी एंड डिफिकल्ट पिलग्रिमेज to visit sacred Buddhist sites, learn from renowned Indian scholars and collect manuscripts of the Buddhist texts so he could take them back to China। क्या कह रहे हैं कि इस लंबे और कठिन सफ़र पर, कठिन तीर्थ सफ़र पर ये किस लिए आए हैं, ताकि जो पवित्र बुद्धिस्ट साइट हैं, बुद्धिस्ट साइट, देखो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है ना वो किस में, भारत में ही हुई थी, ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में हुई है। तो ये जो फाक्शियन है ना, ये इसीलिए आए हैं कि ये यहाँ पे जो पवित्र बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो जगहें हैं उनको आके देख सके, वहाँ पर ये प्रार्थना कर सकें। इसके अलावा भारत के जो विद्वान हैं उनसे बातें कर सकें, उनसे और चीज़ सीख सकें, और कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, कई सारे लेखों को इकट्ठा करने के लिए, बुद्धिस्ट लेखों को इकट्ठा करने के लिए, जिसको कि वो बाद में अपने साथ चाइना लेके जाएंगे, इसके लिए वो आए थे। फाक्शियन ट्रैवल एक्सटेंसिवली अक्रॉस इंडिया। फाक्शियन भारत में इन्होंने काफ़ी सफ़र करा, observing her culture, governance and society, and recorded his experiences and observation for the people of his homeland and for us too, since his travelogue has survived to this day। क्या कह रहा है कि भाई इन्होंने भारत का खूब सफ़र करा, भारत में खूब इन्होंने सफ़र करा है, अच्छे से हर चीज़ देखी, खूब सारी चीज़ें देखी, और भारत का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ पे कैसे काम करा जाता है, यहाँ का प्रशासन कैसा है, समाज कैसा है, इसके बारे में इन्होंने, इनके जो भी अनुभव थे, इन्होंने जो कुछ भी देखा उसको इन्होंने अपने
ट्रैवल लॉग में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया जो इनके यहाँ के यानी चाइना के लोग हैं उनके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आज के दिन भी हम लोग इनके ट्रैवलॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में जो जो लिखा है ना उसका हम लोग यूज़ करते हैं। बिलो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रैवलॉग वेयर ही रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी इन गुप्ता एज, गुप्ता एरा। क्या कह रहे हैं कि नीचे इनके ट्रैवलॉग का एक हिस्सा दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने समाज कैसा था गुप्ता एरा के दौरान उसके बारे में लिखा है। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, लोग बहुत सारे हैं और खुश हैं। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड्स एंड अटेंड टू ऑफिशियल्स, उनको घर को कहीं पे घर को मतलब घर कहीं रजिस्टर करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ना ही उनको ऑफिशियल्स जो हैं जो सरकारी लोग हैं उनके आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन्स, वो जो कि शाही ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं उनको अपनी उपज का कुछ हिस्सा, कुछ अनाज का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। द किंग गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैड सैलरीज, राजा के जो सिपाही हैं और राजा के जो दरबारी हैं उनको तनख्वाह मिलती है। द सिटीज़ आर ग्रेटेस्ट इन द मिडिल किंगडम्स, दैट इज़ द गैंगेटिक प्लेन, एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच प्रॉस्परस एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइचियसनेस। क्या कह रहे हैं कि जो शहर हैं इसके साम्राज्य के मुख्य साम्राज्य के बीच में जो कि है गैंगेटिक प्लेन, यहाँ के जो शहर हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही कमाल के हैं। साथ ही में यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही धनी हैं, बहुत ही प्रॉस्पर हैं, बहुत ही समृद्ध हैं और यहाँ के लोग दया और राइचियसनेस यानी कि धर्म का पालन करते हैं। हेड्स ऑफ वैश्य फैमिली दैट इज मर्चेंट्स और ट्रेडर्स एस्टेब्लिश हाउसेस फॉर चैरिटी एंड मेडिसिन, वैश्य परिवार के जो मुखिया हैं जो कि वैश्य किनको बोलते हैं, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, उनको। तो व्यापारी परिवार के जो मुखिया हैं इन्होंने घरों को तैयार करवाया है, मतलब कई सारी जगहों की स्थापना करी है चैरिटी के लिए, दान के लिए, साथ में दवाइयों के लिए। द पुअर ऑर्फन्स एंड द सिक आर केयर्ड फॉर, वहाँ पर जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बीमार हैं उनका इलाज करा जाता है। डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड द नीडी रिसीव फूड एंड मेडिसिन, डॉक्टर जो हैं वो दवाई मुहैया कराते हैं, चिकित्सा जो है वो मुहैया कराते हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको खाना और दवा मिलता है। द सिटी हैज़ मैनी वेल्थी वैश्य एल्डर्स एंड फॉरेन मर्चेंट्स, शहर के अंदर कई सारे धनी वैश्य बुजुर्ग हैं और कई सारे विदेशी व्यापारी भी हैं। विद ब्यूटीफुल होम्स, जिनके सुंदर सुंदर घर हैं। दी लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर, और जो लेन्स हैं, जो रास्ते हैं वो भी सही क्रम में सही से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट, मतलब इन्हीं का रिकॉर्ड है, ठीक दोस्तों। लेट्स एक्सप्लोर, रीड दी एक्सर्प्ट फ्रॉम फाक्शन गिवन अबव एंड आइडेंटिफाई की फीचर्स ऑफ द सोसाइटी ही डिस्क्राइब। क्या कह रहे हैं कि फाक्शन के ट्रैवलॉग का जो हिस्सा पर दिया हुआ है उसको फिर से पढ़िए और जो की फीचर्स है समाज के उसको पहचानिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड कंपेयर योर नोट्स विद योर फ्रेंड, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिखो और अपने नोट्स को अपने दोस्त के साथ में कंपेयर करो। यू माइट बी सरप्राइज टू सी हाउ डिफरेंटली अदर इंटरप्रेट द सेम टेक्स्ट, ये जान के आप काफ़ी सरप्राइज होगे, काफ़ी आश्चर्यचकित होगे कि किस प्रकार से अलग अलग लोग जो सेम टेक्स्ट सेम लिख होता है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो जो की फीचर्स हैं सोसाइटी के उनको पहचान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा लेख है, लेख का हिस्सा दिया हुआ है, इसको पढ़ के हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। जैसे कि घर खूब सारे हैं, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश हैं, ठीक है। नियम कानून ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी हैं, ठीक है। आपको ऑफिसर्स के आगे पीछे घूमना नहीं पड़ रहा है, मतलब कि जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, वो क्या है, ईमानदार हैं, सही हैं, ठीक है। साथ ही में जो किसान हैं उनको जो कि शाही ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उनको अपने अनाज का कुछ हिस्सा देना है, यानी कि टैक्स सिस्टम है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। राजा के जो गार्ड्स हैं और जो अटेंडेंट्स हैं उनको सैलरी दी जा रही है, ठीक है। जो शहर हैं काफ़ी अच्छे खासे हैं और उन शहरों के अंदर काफ़ी धनी व्यापारी रह रहे हैं, मतलब व्यापार काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। इसके अलावा लोग जो हैं वो दयालु हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा जो धनी परिवार हैं उन्होंने दान के लिए और दवाइयों के लिए अलग अलग जगहों को स्थापित करा हुआ है, जहाँ पे जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो बहुत ही बीमार हैं, उनका इलाज और उनको खाना मिलता है, ठीक है ना। और साथ ही में जो शहर हैं उनके जो घर हैं बहुत ही सुंदर हैं और जो सड़क हैं उनको भी सही से बनाया गया है, यानी कि जो शहर है उनको प्लान करके सही से बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको कई सारे की फीचर्स नज़र आ रहे हैं
सोसाइटी के उस टाइम पर के। चलो, excerpts from historical accounts like faction are valuable sources, but they reflect only writer's perspective and focus as one point in time and for a limited portion of the society they describe। क्या कह रहे हैं कि जो excerpts होते हैं ये historical account होते हैं जो कि फाशन जैसे जो ट्रेवलर्स आते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, उनके द्वारा ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हमारे मूल्यवान कह सकते हो, बहुत ही हमारे कीमती स्रोत हैं। लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो राइटर है, जो लेखक है ना, उसी के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। ठीक है, या फिर किसी एक समय पर ये फोकस होते हैं, या फिर किसी समाज के हमारे लिमिटेड पोर्शन यानी लिमिटेड से हिस्से को ही ये डिस्क्राइब करते हैं। लेट अस नॉट हाउएवर फॉरगेट दैट एल्सवेयर इज हिज इन हिज ट्रेवलॉग फाक्शन ऑल्सो डिस्क्राइब द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ चंदलास who were regarded as outcast and lived outside the city limits। क्या कह रहे हैं कि चलिए ये भी नहीं भूलते हैं कि इनके ट्रेवलॉग में जो फाक्शन है उन्होंने किस तरीके से जो चंदलास हैं, चंदलास जो हैं जो कि आउटकास्ट थे, मतलब जिनको समाज से बाहर कर दिया जाता था, उनके साथ में जो हार्श ट्रीटमेंट हो रहा था, जो बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से उनसे कोई बात नहीं करता, वो बाहर उनको रखा जाता है, एकदम शहर के बाहर उनको रखा जाता है। जस्ट एज यू मे हैव परसीव्ड द एक्सर्ट फ्रॉम फाक्शंस ट्रेवलॉग डिफरेंटली फ्रॉम योर फ्रेंड, अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन में एग्जामिन द सेम सोर्स एंड ड्रॉ वेरियस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम इट। क्या कह रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि फाक्शन के ट्रेवलॉग से आपने मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन करके आपने जो कह सकते हो की फीचर्स लिखे थे और आपके दोस्त ने की फीचर्स लिखे हैं, उनमें हो सकता है चेंज हो। वैसे ही जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनके भी जो व्यू पॉइंट है वो क्या हो सकते हैं, वैरी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। वो भी हो सकता है अलग अलग प्रकार से उन्होंने किसी घटना को इंटरप्रेट किया हो। हिस्टोरियंस दैन लुक एट मोर सोर्सेज टू कोलैबोरेट देयर अंडरस्टैंडिंग। इतिहासकार इसके बाद में और स्रोतों को देखते हैं ताकि जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो इन्होंने समझा है, उसको ये और अच्छे तरीके से पक्का कर सकें। This reminds us of the need to assess multiple sources, perspective and interpretation before drawing conclusion। ये हमको याद दिलाता है कि हमको अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से और अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग लोगों ने जो अलग तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हमें देखने की, पढ़ने की, समझने की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले। ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अब गुप्ता एम्पायर के बारे में हम लोग आगे जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसमें पहले हम लोग गवर्नेंस कैसा था, वहाँ पे प्रशासन कैसा था, कैसे शासन किया जाता था, इस बारे में पहले जानेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। क्या कह रहे हैं कि भाई 7.8 के अंदर जो मैप है, चलो उसको ऑब्जर्व करते हैं। यू विल नोटिस दैट मैनी किंगडम को एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आप ये नोटिस करोगे कि कई सारी किंगडम्स जो हैं वो सेम पीरियड में साथ में क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, सम ऑफ देम may have been at war with each other in their ambition to expand their control। क्या कह रहे हैं, इनमें से कुछ हो सकता है एक दूसरे युद्ध कर रहे हों अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। Recall what we saw earlier about Kautilya's idea on ruling a kingdom। He advised ruler to form alliance mitra as one of the components of the सप्तंगास। क्या कह रहे हैं कि भाई याद करिए, इससे पहले हम लोग ने जो कौटिल्य के आइडिया थे कि भाई किस राज्य को कैसे चलाना चाहिए, उनको आप एक बार फिर से याद करिए। उन्होंने सलाह कही थी कि जो शासक है उसको अलायंस फॉर्म करनी चाहिए, यानी कि उनको अपने आसपास के जो राज्य हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए। न्यू किंग्स, न्यू टाइटल्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द टाइटल अडॉप्ट बाय द गुप्त रूलर सच एज महाराजाधिराज, सम्राट एंड चक्रवर्तीन। क्या कह रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं और ये जो सिक्के हैं, इनसे हमको बहुत ही कीमती इंसाइट मिलता है। इन्होंने जो टाइटल्स लिए हुए हैं अलग अलग, जैसे कि किसी ने अपने आप को महाराजाधिराज कहा, किसी ने खुद को सम्राट और किसी ने चक्रवर्ती बोला। These titles reflect their claim to supreme authority and emphasize their superiority over earlier rulers who used simpler titles like राजन और महाराज। क्या कह रहे हैं कि जो टाइटल्स हैं ये इनकी सुप्रीम अथॉरिटी को, यानी कि इनकी जो सबसे शक्ति है उसको दर्शाता है। साथ ही में ये भी दर्शाता है, इस चीज़ पर भी जोर डालता है कि ये जो है पहले के राजाओं से क्या है, शुरुआत के राजाओं से जो कि खुद को राजन या फिर महाराज कहते थे, उनसे ये क्या है, उच्च हैं। द गुप्ता रूलर यूज वेरियस स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट,
डिप्लोमेसी एंड अलायंस टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट देयर वास्ट एम्पायर। क्या इसका मतलब कि जो गुप्त शासक थे इन्होंने कई सारी अलग अलग नीतियों का इस्तेमाल करा, जैसे कि इन्होंने कई जगहों पर हमले किए, ठीक है, सैन्य अभियान करे, इसके अलावा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, डिप्लोमेसी करी, अलायंस यानी कि मित्रता करी अपने आसपास के राज्यों के साथ में, और जिससे कि अपनी शक्ति को ये और ज़्यादा अच्छे से स्थापित कर सकें और अपने राज्य को और बढ़ा सकें। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रोमोनियल अलायंस। आखिरी मेथड में मैट्रोमोनियल अलायंस भी शामिल है। मैट्रोमोनियल अलायंस का मतलब ये है कि शादी कर ली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दो राज्य हैं ए और बी, क्या कर लिया कि यहाँ के राजकुमार ने यहाँ की राजकुमारी से शादी कर ली, जिससे कि दोनों राज्य क्या हो गए, आपस में मिल गए, ठीक है। A well-known example is that of प्रभावती गुप्त। एक बहुत ही अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है वो किसका है, प्रभावती गुप्ता का है। डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, हु वॉज मैरिड टू द प्रिंस ऑफ वटाकटा किंगडम द गुप्तास नेबर टू द साउथ, जिनकी शादी किससे हुई है, वकातटा जो राज्य है उसके राजकुमार से इनकी शादी हुई है, और ये कहाँ पर थे, गुप्त के साउथ में यानी कि दक्षिण में नीचे की तरफ इनका राज्य था। ट्रेजिकली द वकातटा प्रिंस डाइड अर्ली मेकिंग हर आ रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रेजिकली यानी दुख की बात ये थी कि ये जो वकातटा के जो राजकुमार थे इनकी मृत्यु जल्दी हो गई, जिसकी वजह से ये जो है इनकी बेटी जो है वो एक रीजेंट रूलर उस राज्य की बन गई। ड्यूरिंग हर रेन, अपने शासन के दौरान, शी इंश्योर्ड दैट द टाइज बिटवीन दी वकातार्स एंड द गुप्ता रिमेन स्ट्रॉन्ग। अपने शासन के दौरान इन्होंने ये सुनिश्चित करा कि वकाटास के बीच में और गुप्तास के बीच में जो संबंध हैं ये शक्तिशाली बने रहें। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हर एज मदर ऑफ टू किंग्स, referring to her two sons who ascended the Vakata's throne। क्या कह रहे हैं कि एक इंस्क्रिप्शन के अंदर उनको मदर ऑफ टू किंग्स के नाम से रेफर करा गया है, ठीक है। मदर ऑफ टू किंग्स, दो राजाओं की माँ के नाम से इनको रेफर करा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनके दो बेटों से जो कि वकाटा के सिंहासन पर बैठे हैं। As a devotee of Vishnu like her father, Prabhavati is also associated with the construction of 7 temples dedicated to this god and his avatars। क्या कह रहे हैं कि अपने पिता की तरह ये भी विष्णु की भक्त थीं, और प्रभावती ने इसीलिए 7 मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि इन्हीं विष्णु भगवान को ये सातों मंदिर क्या थे, अर्पित थे, और उनके अवतार को ही अर्पित थे। Some of these temples are in रामागिरी। इनमें से कुछ टेम्पल जो हैं वो रामागिरी में है, जो कि रामटेक हिल में पड़ता है, और ये आज के महाराष्ट्र में रामटेक हिल में जगह पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेम्पल्स की क्या है, इमेज दी हुई है। द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कह रहे हैं कि ये जो गुप्ता साम्राज्य है, जो गुप्ता वंश है, गुप्ता साम्राज्य है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का काफ़ी अच्छे से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था, यानी इसका जो तंत्र था काफ़ी अच्छे से बना हुआ था। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी, दे डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंस एंड ग्रांटेड लैंड टू द लोकल रूलर, प्रीस्ट एंड चीफेंस। क्या इसका मतलब कि भाई केंद्र में पूरी ताकत रखने की बजाय इन्होंने क्या करा कि जो राज्य हैं उनको प्रांतों में बांट दिया, ठीक है, और जो लोकल जगह के जो शासक थे, जो पंडित थे, जो मुखिया थे, उनमें ज़मीन बांट दी। These land grants were carefully inscribed on copper plates to keep accurate records, many of which has been discovered by archaeologists in the recent time। क्या कह रहे हैं कि ये जो लैंड ग्रांट है, मतलब जो ज़मीन दी जाती थी, इसको एक कॉपर की प्लेट पर गुदवा के उनको दिया जाता था कि आपको जो ज़मीन है ना वो इतने से इतनी मिलती थी। ये एक तरीके से प्रूफ होता था कि हाँ आपको शाही परिवार की तरफ से ज़मीन मिली है, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको अभी हाल ही के समय में कई सारे ये कॉपर प्लेट्स ऐसे मिले हैं। दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन एंड अलाउड द गुप्ता रूलर्स टू गवर्न एफिशिएंटली while still giving local leaders some control over their region। क्या कह रहे हैं कि इस तंत्र की सहायता से, इस सिस्टम की सहायता से जो कर है, जो टैक्स है, वो सही से उसकी कलेक्शन हो पाती थी, यानी कि उसको सही से इकट्ठा किया जा सकता था, और इससे जो गुप्ता शासक हैं वो और भी अच्छी तरीके से अपने राज्य को चला सके, और साथ में जो लोकल रूलर्स थे उनको भी कुछ पावर भी मिलती रही। थ्राइविंग ट्रेड
द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गुप्तास वॉज लैंड टैक्स। क्या कह रहे हैं कि भाई इनके जो प्राइमरी स्रोत था, इनका जो मुख्य स्रोत था इनके इनकम का, वो क्या था? लैंड टैक्स, यानी कि ये भूमि पर कर लगाते थे, वो इनका मुख्य स्रोत था पैसे का। अदर सोर्सेस इंक्लूडेड फाइन्स, टैक्सेस ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट। इनके बाकी जो स्रोत हैं पैसे कमाने के, वो थे फाइन्स, खदानों के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं वो, सिंचाई के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं वो, व्यापार और बाकी सब चीज़ें। दिस रेवेन्यू वॉज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द आर्मी, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। ये जो रेवेन्यू है, ये जो धन है, ये जो पैसा है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया, किस में करा जाता था? प्रशासन के लिए, मतलब कि राज्य को चलाने के लिए, सेना को मेंटेन रखने के लिए, मंदिरों को बनाने के लिए, अलग अलग ढांचों को तैयार करने के लिए, और जो विद्वान और जो चित्रकार हैं राज्य के, उनको सपोर्ट करने के लिए इस धन का इस्तेमाल किया जाता था। As we see once again, for such an empire to sustain itself, it had to promote a vibrant internal and external trade। क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हम एक बार फिर से देखेंगे कि ऐसे बड़े साम्राज्य को खुद को चलाने के लिए अंदरूनी और बाहरी व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। इन दी गुप्ता एरा के दौरान इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेमस्टोन। क्या इसका मतलब कि गुप्ता एरा के दौरान जो भारत है वो मेडिटेरियन वर्ल्ड, मतलब मेडिटेरियन जो क्षेत्र में पड़ने वाले जो देश हैं उनसे, साउथ ईस्ट एशिया के देशों से और चाइना से व्यापार किया करता था। ठीक है, क्या हम लोग वहाँ पे बेचते थे? कपड़े हो गए, ठीक है, मसाले हो गए, आइवरी हो गए, जेमस्टोन यानी कि हीरे जवाहरात हो गए, ये सब हम लोग भेजा करते थे। द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडिया पोर्ट टू डिस्टेंट मार्केट। क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन ओशन का ये जो पूरा ट्रेड नेटवर्क था, व्यापार का जो पूरा नेटवर्क था, ये भारतीय बंदरगाहों को दूर दराज की मंडियों से जोड़ा करता था। वन सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑन द वे टू द मेडिटेरेनियन मार्केट वॉज द सोकोट्रा आइलैंड, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन अरेबियन सी। क्या कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टॉप था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉप था मेडिटेरेनियन जो मार्केट है उसके जाने के रास्ते में, उसका नाम था स्कोट्रा आइलैंड। ठीक है, जो कि अरेबियन सी के अंदर ये स्थित था। आर्कियोलॉजिकल evidences such as pottery, inscription in the Brahmini script and designs such as Buddhist stupa has established the presence of Indian traders there over several centuries, apart from traders from Egypt, Arabia, Rome and Greece। क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि पुरातत्व हमको साक्ष्य सबूत मिले हैं। किसके? मटकों के, इंस्क्रिप्शंस के जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में थे, बुद्धिस्ट स्तूपा के डिज़ाइंस के। ठीक है, ये हमको जो सबूत मिले हैं ये दर्शाते हैं कि उस आइलैंड पर कई शतकों पहले भारतीय व्यापार की मौजूदगी थी, मतलब वहाँ पे भारतीय व्यापार मौजूद हुआ करते थे। इसके अलावा वहाँ पर इजिप्ट, अरेबिया, रोम, ग्रीस इनके भी व्यापारी थे। ठीक है, इनके साथ साथ भारतीय व्यापारी भी वहाँ पर हुआ करते थे। दिस स्मॉल आइलैंड कैरीज एविडेंस ऑफ रिच कल्चर एक्सचेंज। ये जो छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे हमको बहुत से सबूत मिलते हैं कल्चर एक्सचेंज के, संस्कृति के आदान प्रदान के, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं के आदान प्रदान के। दैट ट्रेड प्रमोटेड इन दी इंडियन ओशन। व्यापार ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या करा? प्रमोट करा। न्यू आइडियाज एंड वंडर्स, दी क्लासिकल एज। As we saw, Gupta rulers were devout follower of Vishnu. This is often reflected in their coins and inscription. जैसे कि हम लोग ने देखा कि जो गुप्त वंश के जो शासक हैं ये बहुत बड़े भक्त हैं विष्णु जी के, और ये चीज़ उनके सिक्कों में, उनके इंस्क्रिप्शन में साफ तौर पर हमको देखने को मिलती है। However, they also supported other traditions and school of thought. लेकिन इन्होंने जो दूसरी परंपराएं हैं और जो दूसरी विचारधारा हैं उनका भी समर्थन करा है। They patronized Buddhist institution, including the renowned Nalanda University and several other Buddhist vihara monasteries. इन्होंने बुद्धिस्ट, कई सारे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को, बुद्धिस्ट संस्थानों को संरक्षण मुहैया कराया है। इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इसके अलावा कई और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी इसमें शामिल है। Their approach was inclusive and open. इनकी जो अप्रोच थी, इनकी कह सकते हो जिस तरीके से ये बाकी विचारधाराओं को ये ट्रीट करा करते थे वो काफ़ी ओपन था। We will explore these institutions further in higher grades. हम इन इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थानों को और हायर ग्रेड्स यानी कि ऊंचे क्लासेस में देखेंगे। Indeed, the prolonged period of peace and stability during the Gupta period promoted notable achievement in various fields, leading some historians to label this period the classical age of India.
क्या कह रहे हैं कि भाई लंबे समय तक जो शांति रही है और जो स्थिरता रही है इस समय के दौरान, गुप्त वंश के दौरान, इससे अलग अलग फील्ड्स में कई सारी नई नई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। ठीक है, और इसीलिए कुछ जो इतिहासकार है वो इस समय काल को भारत का क्लासिकल एज भी कहते हैं। It was also the time when knowledge from previous eras was consolidated and compiled into numerous texts. ये वही समय था जब इससे पहले के एराज में, इससे पहले के कालों के जो ज्ञान था उसको तैयार करा गया, उसको एक साथ लाया गया अलग अलग टेक्स्ट में। संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश, संस्कृत के जो लिटरेचर है, संस्कृत का जो साहित्य है वो खूब फला फूला। विथ कालिदास वर्क एंड मैनी मेजर पुराण, कालिदास के काम और साथ में कई बड़े बड़े पुराण भी समय पर हमको देखने को खूब मिले हैं। आर्यभट्ट एंड वरामीरा रिकॉर्डेड दियर मेजर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वाइल मेडिकल टेक्स्ट कंपाइल्ड एंड डिफाइंड मेडिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। आर्यभट्ट और वहामीरा ने अपने जो गणित के अंदर, गणित और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के अंदर जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल करी उसको भी इसी समय काल के दौरान देखा गया। इसके अलावा जो मेडिकल यानी कि जो चिकित्सा से जुड़े हुए जो लेख थे उनको भी कंपाइल करा गया, उनको भी एक साथ तैयार करा गया, जिसमें मेडिकल थ्योरीज थी कई सारी और कई सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस थी। मेटलर्जी ऑल्सो प्रोग्रेस, जो मेटलर्जी है यानी कि मेटल की जो मतलब साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मेटल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो ये कह कि जो मेटलर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुई है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। एज वी सॉ दिस दी रस्ट रेसिस्टेंट आयरन पिलर, जैसे कि हमने जंग ना लगने वाले लोहे के खंभे से देखा। दिस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक अलाउइंग द स्टेट टू सपोर्ट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट, लीडिंग टू कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। क्या कह रहे हैं, ये जो स्थिरता है इससे जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई, जिससे कि जो राज्य थे वो और भी ज़्यादा विद्वानों को, चित्रकारों को, वैज्ञानिकों को और भी ज़्यादा ये समर्थन देने लग गए, जिससे कि काफ़ी सारे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल क्या हुए हैं, खोजे हुई हैं। चंद्रगुप्त सेकंड केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मैनी लर्न मैन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को कई सारे विद्वानों से घेर रखा था, मतलब इनके आसपास कई सारे विद्वान थे, कवि थे और चित्रकार थे। एंड हिज पेटर्नेज ऑफ सच डाइवर्स टैलेंट इनरिच हिज कोर्ट ग्रेटली, और इनकी जो पेटर्नेज है मतलब ये ऐसे अलग अलग टैलेंट्स को ये जो संरक्षण मुहैया कराते हैं, इससे इनकी जो सभा है वो और भी ज़्यादा क्या हो गई थी, कमाल की हो गई थी। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द रिमार्केबल फिगर्स ऑफ दिस पीरियड। चलो इस समय काल के कुछ जो बहुत ही रिमार्केबल फिगर्स हैं, कुछ जो बहुत ही जानी माने हस्तियां हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं आके। अच्छा, यहाँ पर ना 7.12 में इमेज दी हुई है, किसकी है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है जो कि वॉर के लिए जा रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो इस समय काल की कुछ महान हस्तियों के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है आर्यभट्ट। ही लिव्ड इन कुसुमपुरा नियर प्रेजेंट डे पटना। ये कुसुमपुरा में रहा करते थे जो कि आज के पटना के करीब पड़ता है। अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, जो कि लर्निंग का यानी पढ़ने लिखने का, सीखने का एक बहुत ही मशहूर केंद्र था। Around 500 CE and authored a short treatise of mathematics and astronomy called आर्यभट्टीय। क्या कह रहे हैं कि ये 500 CE के दौरान ये थे और इन्होंने छोटे छोटे बहुत से गणित और एस्ट्रोनॉमी के इन्होंने लेख लिखे हैं जो कि किसमें, आर्यभट्टीय में आते हैं। He gave formulas to calculate the motion of sun, the moon and the planet and proposed that earth spin on its axis which explain the alternation of day and night। इन्होंने सन, सूरज, चांद और ग्रहों के जो मोशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूलाज दिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रपोज करा, इन्होंने ये भी बात बताई कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर घूमती है और इसी से दिन और रात में बदलाव होता है। He gave the length of a year as 365 days, 6 hours and 12 minutes and 30 seconds, just a few minutes off from the modern value। इन्होंने एक साल की जो लंबाई है वो भी दी, जो कि थी 365 दिन, 6 घंटा 12 मिनट और 30 सेकंड, जो कि आज के मॉडर्न वैल्यू से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड से थोड़ा ही आगे पीछे है। आर्यभट्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ अर्थ। आर्यभट्ट ने एक फेयर एस्टिमेट मतलब एक काफ़ी सही अंदाज़ा बताया था पृथ्वी के साइज का। एंड अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, और साथ ही में जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं इसका भी इन्होंने काफ़ी सही एक्सप्लेनेशन दिया था।
हिज वर्क बिकम द फाउंडेशन फॉर फर्दर साइंटिफिक एडवांसेस इन इंडिया एंड बियॉन्ड। इनका जो काम है वो भारत और भारत के बाहर आगे के कई वैज्ञानिक कामों की नींव बना। इन मैथमेटिक्स, गणित के अंदर आर्यभट्ट डिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग। गणित के अंदर आर्यभट्ट जी ने कई सारे तकनीकों को, कैलकुलेशन करने की कई सारी तकनीकों को और इक्वेशन को सॉल्व करने की कई सारी तकनीकों के बारे में बताया। सम ऑफ विच यू लर्न एट स्कूल विदाउट नोइंग दैट दे वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड 1500 ईयर्स अगो। इनमें से कुछ आप अपने स्कूल में सीखते हैं बिना ये जाने कि इन सभी को 1500 साल पहले बना दिया गया था। वराहमिहिर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम द सेम पीरियड। ये उसी समय काल के, वराहमिहिर जो हैं ये उसी समय काल के मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे। ही लिव्ड इन उज्जैनी, ये उज्जैनी में रहा करते थे। उज्जैनी जो कि आज का उज्जैन है। अ सिटी फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप, एक ऐसा शहर जो कि अपनी ज्ञान की परंपरा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अपने पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान की परंपरा के लिए बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है। हिज इंसाइक्लोपीडिक वर्क बृहत संहिता covered a wide range of subjects from astronomy and astrology to weather forecasting, architecture, town planning and even farming। क्या कह रहे हैं कि इनका जो काम था बृहत संहिता, ये एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क था। मतलब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के आपको नॉलेज देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मौसम के विभाग, मतलब मौसम के अंदाजे से लेकर वास्तुकला, शहर की प्लानिंग, मतलब शहर कैसा बनना चाहिए, यहाँ तक कि खेती बाड़ी तक की जानकारी थी। His ability to observe the world, apply logical reasoning and combine it with traditional knowledge made him a pioneer in science। इनकी जो ये काबिलियत थी दुनिया को ऑब्जर्व करने की, दुनिया को परखने की, दुनिया को देखने की और उस पर लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करने की, साथ ही में इस ज्ञान को जो पारंपरिक ज्ञान है उससे मिलाने की, इसने इनको विज्ञान की फील्ड में एक पायनियर, एक कह सकते हो बहुत ही अलग से, बहुत ही आगे का खोजी बना दिया था। लेट्स एक्सप्लोर, लेट ज्वाइन भविष्य एंड ध्रुव विद their टाइम मशीन इन द टाइम ऑफ द गुप्तास। You are getting an opportunity to meet Aryabhatta and Varahamihir. What would you ask them? Divide the class into 2 groups and create a series of questions for an interview with them। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको मौका दिया जा रहा है भविष्य और ध्रुव के साथ में टाइम मशीन में सफ़र करने का, गुप्ता वंश के समय जाने का। आपको मौका मिल रहा है कि आप आर्यभट्ट और वराहमिहिर का इंटरव्यू ले सकें। तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहोगे, तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। Kalidasa, little is known about Kalidas' life. Legend suggests that he was one ridiculed by others, which motivated him to work hard and transform his life. कालिदास, इनके जीवन के बारे में, कालिदास जी के जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, लेकिन ये कहा जाता है कि दूसरों के द्वारा इनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था, जिसने कि इनको और मोटिवेट करा और प्रेरित करा कि ये और कड़ी मेहनत करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। ही इज़ रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर and executively refined poetry। इनको इनके संस्कृत के साहित्य के, इन्होंने जो कमाल के संस्कृत के साहित्य की रचना करी है और कमाल की जो कविताएं लिखी हैं, इनके इस योगदान के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंपोजिशन इज मेघदूतम और द क्लाउड मैसेंजर। इनकी जो बहुत ज़्यादा जानी मानी एक रचना है वो है मेघदूतम, जिसको कि क्लाउड मैसेंजर भी कहते हैं। It tells the story of Yaksha, minor deity, who, after being banished from his home by his master, sends a message to his beloved through a passing cloud। इसमें कहानी है यक्षा की। यक्षा एक माइनर डिएटी यानी कि एक छोटे से देवता हैं, जिनको कि जब उनके मास्टर के द्वारा, उनके स्वामी के द्वारा जब उनको निकाल दिया गया घर से, तो उन्होंने अपने बिलव्ड के लिए यानी कि अपने प्रिय के लिए जाते हुए बादल से संदेशा भेजा। Apart from the many emotions of love, the poem describes in great detail the landscape and weather of North India on its journey to the beloved। क्या कह रहे हैं कि इस कविता के अंदर प्रेम की भावना के अलावा नॉर्थ इंडिया के जो लैंडस्केप है, मतलब नॉर्थ इंडिया की ज़मीन कैसे दिखती है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, इसके बारे में, मौसम कैसा है, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से इसमें बताया गया है। डोंट मिस आउट, डू यू नो आयुर्वेद गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि जो आयुर्वेद है उसको कोडिफाइड करा गया था। कोडिफाइड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में लिखना, एक क्रम में लिखना।
ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई गुप्ता पीरियड के दौरान जो ये आयुर्वेद है इसको कोडिफाई करा गया था, यानी कि इसको एक क्रम में लिखा गया था, सही प्रकार से एक ऑर्डर में लिखा गया था। दिस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज मच ओल्डर रूट गोइंग बैक टू सेवरल सेंचुरीज BCE। क्या कह रहे हैं कि जो पारंपरिक तंत्र है दवाइयों का, चिकित्सा का, ये भारत का बहुत ही पुराना है, कई शतकों पुराना है ये। टेक्स्ट लाइक दी चक्र संहिता एंड सुश्रुता संहिता which laid the foundation of for Ayurvedic practices still in use today were compiled and given the final shape during the Gupta period। क्या कह रहे हैं कि भाई लेख जैसे कि चक्रा संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, जो कि आज के आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस की जिसने नींव रखी थी, आज भी उनका क्या होता है, मतलब जिनका आज भी इस्तेमाल होता है, इनके जो फाइनल शेप है इनको कंपाइल करके इनको तैयार गुप्ता पीरियड के दौरान ही करा गया था। इनको फाइनल शेप गुप्ता पीरियड के दौरान ही दिया गया था। दे डील्स विद अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। इसके अंदर कई सारे हमारे टॉपिक्स आते हैं। द कैटलॉगिंग एंड डायग्नोसिंग ऑफ डिसीजेस, कि भाई डिसीजेस को कैसे कैटलॉग मतलब अलग अलग श्रेणी में डाला जाए, उसका उसकी जांच कैसे करी जाए। दियर ट्रीटमेंट, उन बीमारियों की इलाज क्या होगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत बनाने के लिए जो अच्छी डाइट है, अच्छा जो खाना है उसका क्या महत्व है। द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की तैयारी। एंड सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस फॉर दियर टाइम, और कई सारी सर्जिकल टेक्निक्स थी जो कि अपने समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आगे की थी। इम्पॉर्टेंटली आयुर्वेदा एम्फोसाइज होलिएस्ट हीलिंग एंड डीप कनेक्शन बिटवीन द माइंड बॉडी एंड नेचर। मुख्यतः जो आयुर्वेदा है वो होलियस हीलिंग पर ज़्यादा जोर देता था, ठीक है। गहरे संबंध जो कि मस्तिष्क, शरीर और प्रकृति के बीच में है, इस पर ये ज़्यादा जोर दिया करता था। द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, द गुप्ता रूलर क्रिएटेड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर क्रिएटिविटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप थ्राइव। सम ऑफ द आइकॉनिक वर्क ऑफ द हिस्ट्री वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या कह रहे हैं कि जो गुप्ता शासक हैं, जो गुप्त वंश के जो शासक हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही समर्थन वाला इन्होंने एनवायरनमेंट तैयार करा था, जिससे कि जो क्रिएटिविटी है और जो क्राफ्टमैनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ावा मिला। जो कुछ बहुत ही कमाल के काम हैं हमारे इतिहास के, वो इसी समय काल के दौरान उनकी रचना करी गई। मैनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दीज टाइम्स। इन समय के दौरान, इन समय काल के दौरान कई सारे केंद्र, चित्रकला के केंद्र उभर के आए हैं। इंक्लूडिंग सारनाथ नियर दी वाराणसी इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, जिसमें सारनाथ आता है जो कि उत्तर प्रदेश जो है उसके करीब पड़ता है। नोन इज फॉर इज एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा, जो कि बुद्धा के बहुत ही शानदार मूर्तियों के लिए जाना जाता है। एंड दी ऑ स्पायरिंग अजंता केव इन दी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, और बहुत ही कमाल की जो अजंता केव्स हैं जो कि आज की महाराष्ट्र में पड़ती हैं, वो भी इसी समय के दौरान बनाई गई थी। अ रॉक कट केव and detailed carving of deities of Udaygiri, Madhya Pradesh are another example of this abundant artistic production। क्या कह रहे हैं कि भाई एक चट्टान से काटकर गुफा बनाई गई है जिसमें बहुत ही डिटेल रूप से जो डिएटीज हैं उदयगिरी की, जो देवी देवता हैं, उनको तराशा गया है। ये एक और बहुत ही कमाल का उदाहरण है उस समय की चित्रकारी का। गुप्ता आर्ट्स एज इट इज समटाइम कॉल्ड set high standard of aesthetics and beauty that left a lasting impact। क्या कह रहे हैं कि भाई गुप्ता आर्ट, उस समय की जो चित्रकला है ना, उसको गुप्ता आर्ट के नाम से भी रेफर करा जाता है। तो ये कह रही जो गुप्ता आर्ट है इसने एक नया स्टैंडर्ड, एक हाई स्टैंडर्ड, बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया सुंदरता का, ठीक है, जो कि काफ़ी, जिसका जो असर है काफ़ी लंबे समय तक हमको देखने को मिला। लेट्स एक्सप्लोर, take a close look at the sample of Gupta sculpture shown in figure 7.15.1 and 7.15.2. By looking at this at the attributes, can you guess which deity are depicted here? Write your observations in the space provided and share your thought during the class discussion। देखो पहले तो क्या कह रहे हैं कि भाई गुप्ता स्कल्पचर्स के यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए हैं 7.151 और 7.152 में, उसको देखिए। चलिए दोस्तों इनको देख लेते हैं। 7.151 ये रहे, यही है ना? हाँ दोस्तों यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्कल्पचर हैं उस समय के, ठीक है। तो ये कौन है बताइए? ये शिव जी लग रहे हैं, क्योंकि सिर पे इनके वो है ना चांद, शिव जी के चांद, सिर पे चांद होता है, ठीक है। ये विष्णु जी लग रहे हैं, हाथ में शंख वंख है,
ठीक है, मतलब इनमें आप देख सकते हो कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मंदिर है और ये उसकी दीवार पर कितने डिटेल से, देखो कितनी डिटेल से ये मूर्तियों को तराशा गया है। ठीक है ना दोस्तों, ये सभी उसी समय काल की ही हैं। ठीक, तो इसमें यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको ये जो सैंपल दिए हुए हैं गुप्ता स्कल्पचर्स के, इनको देखना है। ठीक है, और इनको देखने पर क्या आप गैस कर सकते हो कि किन देवी देवताओं के लिए है? आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसको नीचे लिख दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक शिव जी का है, एक विष्णु जी का है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने में समझ में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, तो अब जो ये गुप्त वंश है इसका पतन कैसे हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे। By the 6th century CE, the Gupta Empire began showing sign of decline as the latter rulers faced challenges from external invasions। क्या कह रहे हैं कि भाई छठे सेंचुरी सीई तक जो गुप्त एम्पायर है इसमें पतन के कुछ निशान दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाद के जो शासक हैं उनको बाहरी आक्रमण से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। The fierce Huna tribe from Central Asia repeatedly attacked the empire, weakening its control over North India। क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एशिया से जो हुना ट्राइब है बार बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण करा है इनके एम्पायर के ऊपर, जिसकी वजह से इनका जो कंट्रोल है नॉर्थ इंडिया के ऊपर वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। एट द सेम टाइम, उसी समय पर द राइज ऑफ पावरफुल रीजनल रूलर लेड टू एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसी समय पर जो अंदरूनी कई शक्तिशाली स्थानीय शासक हैं जो कि उभरे हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी मतभेद भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। However, was this truly the end? लेकिन क्या ये वाकई में अंत था, और द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दैट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, या फिर ये एक ऐसे समय काल की शुरुआत थी जो कि भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट के रूप में था। वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। हम लोग बुक के अगले पार्ट में इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। मीनवाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, let us go back to the map in figure 7.8. While the Gupta ruled in the north, the Pallava emerged as the powerful dynasty in the south, gradually consolidating their power in the part of present-day Tamil Nadu, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh। क्या कह रहे हैं कि चलिए हम 7.8 का जो नक्शा है उस पर वापस चलते हैं। नॉर्थ पर, जब नॉर्थ पर गुप्तास का राज था, तब साउथ में जो पल्लवास हैं ये भी एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरे हैं। इन्होंने अपनी जो शक्ति है उसको वहाँ पर स्थापित करा, जो कि आज का तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे इन्होंने अपनी पावर को स्थापित करा, अपनी शक्ति को स्थापित करा। देयर ओरिजिन्स आर नॉट क्लियरली नोन। इनका जो ओरिजिन है, ये लोग कहाँ से आए हैं, ये तो क्लियरली हमको नहीं पता, बट दे अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सतवानास whom we encounter in the previous chapter, and to gain power as Satvana's decline, and to have gained power as the Satvana decline। क्या कह रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है, दिखने में यही लगता है कि ये सतवाना के अंदर ट्रिब्यूटरी पावर में थे। ठीक है, और जैसे जैसे सतवाना जो हैं वो डिक्लाइन होते गए, इनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ती गई। दी पल्लवास वर ऑल्सो ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो ये पल्लवा हैं ये भी बहुत बड़े संरक्षक थे चित्रकला और वास्तुकला के। मोस्ट ऑफ देम वर डिवोटी ऑफ शिवा एंड आर क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड रॉक कट केव्स, सम ऑफ विच वी विल विजिट व्हेन वी एक्सप्लोर क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर। क्या कह रहे हैं कि भाई ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने बहुत सारे शानदार मंदिरों का, भवनों का निर्माण करवाया है, मंदिरों का निर्माण करवाया है और पत्थर से काट के गुफाओं का निर्माण करवाया है, जिसके बारे में हम लोग और जानेंगे जब हम लोग क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर पे जाएंगे। द कैपिटल ऑफ पल्लवास, कांचीपुरम, इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ऑफन नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, डेवलप्ड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग इन साउथ। क्या कह रहे हैं, इनकी जो राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि आज का तमिलनाडु है, इसको अक्सर हजारों मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता था और ये एक बहुत ही कह सकते हो बड़ा केंद्र था साउथ में, दक्षिण में लर्निंग का, ज्ञान का, पढ़ने लिखने का, ज्ञान का। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ घटिकास, सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सतवाना, फॉस्टर्ड एन एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। क्या कह रहे हैं कि भाई घटिकास का जो इस्टेब्लिशमेंट है
मतलब घटिकास जो हैं इनकी जो स्थापना है और इनकी स्थापना कब करी गई थी? सतवाहनास के टाइम पर करी गई थी। ठीक है, इनकी जो स्थापना है इससे क्या हुआ है कि इन जगहों पर एजुकेशन यानी ज्ञान का, साक्षरता का, बुद्धि का काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है? विकास देखने को, विवेक का काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। ठीक है, ये एक तरीके से घटिका क्या बन गए थे? केंद्र बन गए थे ज्ञान का। ठीक है, साउथ में, दक्षिण में। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द कामारूपा किंगडम रूल्ड बाय Varman dynasty extended over the Brahmaputra Valley broadly present day Assam and northern part of present day बंगाल एंड बांग्लादेश। क्या कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न जो क्षेत्र है वहाँ पे कामरूप नाम से एक राज्य है, उसका राज चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इस राज्य के जो शासक हैं वो वर्मन वंश से हैं। ठीक है, और ये जो राज्य है ये ब्रह्मपुत्र वैली से यानी ब्रह्मपुत्र की घाटी जो कि आज का आसाम है वहाँ से लेकर जो आज का प्रेजेंट डे का बंगाल और जो बांग्लादेश है वहाँ तक फैला हुआ था। एन एंशिएंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम इज प्रज्ञ ज्योतिषा। क्या कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र घाटी जो है आसाम की, उसका एक प्राचीन नाम था प्रज्ञ ज्योतिषा। मेंशन इन रामायण एंड महाभारत, जिसका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों में है। द लेटर टेक्स्ट मेंशनड भगादत्ता किंग ऑफ, जो बाद के टेक्स्ट हैं उनमें भगादत्त का जिक्र है। भगदत्त कौन थे? ये थे किंग ऑफ, एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ गया, चलो, किंग ऑफ प्रयाग ज्योतिषा। ये प्रयाग ज्योतिषा के कौन थे? राजा थे। ठीक है, एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ कौरव इन द ग्रेट वॉर एंड सम हिस्टोरिकल रूलर क्लेम्ड हिज अमंग दियर एंसेस्टर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने कौरवों की तरफ से जो महायुद्ध था उसमें भाग लिया था और कई सारे इतिहास के जो शासक हैं वो इनके वंशज होने का क्या करते हैं? क्लेम करते हैं कि ये उनके क्या थे? एंसेस्टर्स थे। बी दैट एज इट मे द कामरूप किंगडम वॉज अ प्रोमिनेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल सेंटर, टेम्पल एंड मोनेस्ट्री फ्लोरिश्ड एज अ हब ऑफ लर्निंग। क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी था, कामरूप जो राज्य है वो एक बहुत ही बड़ा केंद्र था, किसका? साहित्य का और राजनीतिक शक्ति का। ठीक है, यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स, मंदिर, मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे लर्निंग को, ज्ञान को, सीखने को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। बोथ दी पल्लवास एंड कामारूपा आर मेंशन इन प्रयागा प्रशस्ति वी सॉ अर्ली। क्या कह रहे हैं कि दोनों ही पल्लवा और कामरूप, इनका जिक्र हमको प्रयागा प्रशस्ति में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन समुद्रगुप्त डिफीटेड अ पल्लवा रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीजन। क्या कह रहे हैं कि अपने दक्षिण की तरफ सैन्य कूच के दौरान, सैन्य बैन के दौरान जो समुद्रगुप्त हैं इन्होंने पल्लव के शासक को हराया था, लेकिन उस राज्य पे टेक ओवर, उस क्षेत्र पर टेक ओवर नहीं करा, मतलब उसको अपने अंदर नहीं लिया। इंस्टेड ही लेट द लोकल किंग इंक्लूडिंग द पल्लवास कीप देयर थ्रोन एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड हिज रूल एंड पेड ट्रिब्यूट। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने उनको हटाया नहीं, बल्कि जो वहाँ के लोकल शासक थे जिनमें पल्लव भी इंक्लूडेड हैं, इन्होंने उनको अपना सिंहासन रखने दिया। बस इनकी क्या कंडीशन थी कि ये इनके अंदर आएंगे और इनको ट्रिब्यूट देंगे, मतलब नजराना कर देंगे। दिस हेल्प मेंटेन पीसफुल रिलेशन, इससे इनके बीच में काफ़ी शांतिपूर्ण संबंध बने रहे। Under similar condition in the northeast, Samudragupta defeated the ruler of Kamrup but did not take the direct control. क्या कह रहे हैं भाई? इसी कंडीशंस के अंदर जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने कामरूप के जो शासक हैं उनको हराया, लेकिन सीधे कंट्रोल काबू में उस जगह को नहीं लिया। By now we have seen this pattern recur quite a few times. अभी तक हम लोगों ने ये पैटर्न कई बार होते हुए देखा है। The Gupta period was a time of remarkable progress. क्या कह रहे हैं कि ये जो गुप्ता वंश का समय काल है इसको बहुत कमाल के विकास के समय के रूप में जाना जाता है। इट इन्फ्लुएंस स्ट्रेच फार बियॉन्ड द एम्पायर, शेपिंग आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड गवर्नेंस फॉर सेंचुरीज। इसकी जो छाप है, इसका जो असर है वो हमें इस साम्राज्य के बाहर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो असर है वो हमको चित्र पर, विज्ञान पर, साहित्य पर और गवर्नेंस यानी कि कैसे प्रशासन करते हैं, कैसे चलाते हैं किसी भी जगह को, इस पर हमें कई सेंचुरीज तक देखने को मिलता है। एडवांस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी अमंग अदर फील्ड लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, while beautiful temples and Sanskrit literature continue to inspire today। क्या कह रहे हैं कि भाई गणित में, एस्ट्रोनॉमी में, चिकित्सा में, मेटलर्जी में, मतलब ये जो अलग अलग जो फील्ड्स हैं
इनमें जो इतना सब विकास हुआ है, इसने क्या करा है कि भाई आज की जो हमारे फ्यूचर साइंटिफिक फ्यूचर जो वैज्ञानिक हमारी खोजें हैं, जो फ्यूचर साइंटिफिक जो भी ये विकास हुआ है, इन सब की एक नींव रखी। ठीक है, जबकि जो सुंदर सुंदर टेम्पल्स हैं, जो संस्कृत के साहित्य हैं, ये आज भी हमको क्या कर रहे हैं, इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं। द गुप्तास क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी सेटिंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर। गुप्तास ने एक बहुत ही स्थिर और एक बहुत ही समृद्ध समाज की स्थापना करी। इन्होंने एक बहुत ही समृद्ध, एक बहुत ही शक्तिशाली समाज बनाया, जो कि भविष्य के शासकों के लिए एक बहुत बड़े मॉडल के रूप में था। ठीक है, देयर लेगेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ, मार्किंग दिस एरा एज दी वन ऑफ द हाई पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या कह रहे हैं, इनकी जो लेगेसी है वो आज भी भारत की संस्कृति में, परंपराओं में, भारत के जीवन में आज भी जीवित है, जो कि इस समय काल को भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़े हाई पॉइंट के रूप में क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब इसके बाद में है बिफोर वी मूव ऑन, यानी कुछ हमारे समरी के पॉइंट हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। द गुप्ता किंग्स कंसोलिडेटेड देयर पावर थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, लैंड ग्रांट एंड मैट्रिमोनियल अलायंस टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एम्पायर। क्या इसका मतलब कि जो गुप्त राजा थे, गुप्त वंश के जो राजा थे, इन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित करा है किसके द्वारा, सैन्य अभियानों के द्वारा, लैंड ग्रांट्स यानी कि भूमि दूसरों को देकर, और मैट्रिमोनियल यानी कि विवाह से संबंध जोड़कर इन्होंने क्या करा, अपने राज्य को और भी ज़्यादा, अपने साम्राज्य को और भी ज़्यादा स्थिर बनाया। दी पीरियड सॉ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये जो समय काल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कमाल के हमको योगदान देखने को मिलता है चित्र, साहित्य, विज्ञान और गणित के फील्ड्स में, क्षेत्रों में। अदर दैन द गुप्तास डायनेस्टीज लाइक वकातास, पल्लवास एंड वर्मन्स रूल्ड इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स, मेकिंग दिस पीरियड फुल ऑफ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी। क्या कह रहे हैं कि भाई गुप्ता वंश के अलावा और भी कई सारे वंश, जैसे कि वकाता, पल्लवा, वर्मन, कई सारे वंश थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों पर राज किया कर रहे थे उस समय पर। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर। इमेजिन यू रिसीव अ लेटर फ्रॉम समवन लिविंग इन दी गुप्ता एम्पायर। क्या कह रहे हैं भाई, कल्पना करिए कि आपको एक पत्र मिला है, कोई गुप्ता एम्पायर में रहता है, उसके द्वारा भेजा हुआ आपको एक पत्र मिला है। द लेटर स्टार्ट्स लाइक दिस। जो पत्र है वो इस प्रकार से शुरू होता है, ग्रीटिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से नमस्कार, लाइफ हेयर इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। यहाँ का जो जीवन है वो रंगों से और जोश से भरा पड़ा है। जस्ट यस्टरडे, अभी कल ही, आई विटनेस्ड, और यहीं पे आगे अब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, अभी कल ही मैंने देखा। अब आपको क्या करना होगा कि इस लेटर को आपको 200 से 300 वर्ड्स में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपको क्या लिखना होगा आगे कि गुप्त एम्पायर के टाइम पे लाइफ कैसी है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ आपके लिए, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, उसको आप पॉज करके आराम से इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे लिख लो। ठीक है, तो ये है, इसको आप लिख लीजिए फटाफट से। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है, विच गुप्ता रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। कौन सा गुप्ता शासक था इसको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। तो आंसर यहीं पे यही लिख लो, चंद्रगुप्त सेकंड वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ पीस सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशियो कल्चर लाइफ, लिटरेचर and the development of science and technology. Examine this statement in the light of the Gupta Empire. क्या कह रहे हैं कि जो शांति का समय काल होता है, इसमें जीवन के जो हमारे अलग अलग पहलू हैं, जैसे कि साहित्य, ठीक है, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्या आता है, विकास होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना होगा गुप्ता एम्पायर के केस में, मतलब गुप्ता एम्पायर के कंडीशन में। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य में शांति है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब शांति है तो लोग अब और चीज़ें सोचना शुरू करेंगे। अगर मान लो कहीं पे अस्थिरता है, खूब अशांति है, तो लोगों को हमेशा चिंता लगी रहेगी किसकी,
अपने जीवन की कि भाई कैसे क्या चलेगा, कैसे घर बार चलेगा। लेकिन अगर कोई राज्य बहुत ही स्टेबल है, उसमें काफ़ी स्थिरता है, काफ़ी शांति है, तो लोग जो है अब वो इसमें अपना समय नहीं लगाएंगे, बल्कि वो और चीज़ों को सोचेंगे कि जीवन को और बेहतर कैसे करा जाए, नई चीज़ों का आविष्कार कैसे करा जाए, इन सब चीज़ों में। ठीक है ना। तो गुप्ता एम्पायर जो है वो लंबे समय तक क्या रहा है दोस्तों, शांत रहा है, स्थिर रहा है। ठीक है। शांति होने की वजह से यहाँ के जो शासक हैं वो कवियों का, विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, चित्रकारों का समर्थन कर पाए। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है, लिटरेचर जो है, साहित्य जो है वो खूब फला फूला है, जैसे कि कालिदास और भी कई सारे बड़े बड़े कवि जो हैं इस समय पर हमको देखने को मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा साइंस जो विज्ञान है इसका भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, जैसे कि हमको आर्यभट्ट जी का काम देखने को मिला है, वहामीरा का काम देखने को हमको इस समय पर देखने को मिला है। ठीक है। इसके अलावा आर्किटेक्चर और पेंटिंग हमको खूब बेहतरीन बेहतरीन देखने को इस समय पर देखने को मिल रही है। ठीक है। जिसने कि जो आर्ट का स्टैंडर्ड उसको और भी ज़्यादा हाई सेट कर दिया। ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कोई भी जो शांति का समय होता है ना, वहाँ पर साहित्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सब का खूब विकास होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 4 क्या है, recreate a scene from a Gupta ruler court, write a short script, assign role like the king, minister and scholars and enact a role play to bring the Gupta era to life। देखो क्या कह रहा है कि आपको गुप्ता जो रूलर हैं, गुप्त वंश के जो शासक हैं, उनकी सभा का आपको एक सीन रिक्रिएट करना होगा। इसके लिए आप छोटी सी स्क्रिप्ट लिखो, अलग अलग रोल असाइन करो, किसी को राजा बना दो, किसी को मंत्री बना दो, किसी को विद्वान बना दो, किसी को कुछ बना दो। ठीक है। और गुप्त काल का जो जीवन है ना, उसका आपको क्या करना होगा, रोल प्ले करना है। ठीक है। तो ये आप खुद से स्कूल में अपने कर सकते हो। क्वेश्चन 5 क्या है, मैच द 2 कॉलम्स, मतलब ये जो 2 कॉलम्स है ना, हमको इसको मिलाना है। तो सबसे पहले है दोस्तों कांचीपुरम। क्या है, कांचीपुरम। ठीक है। अच्छा, तो जो कांचीपुरम है इसको हम लोग 1000 मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगला है उज्जैनी। उज्जैनी क्या था भाई, सेंटर था लर्निंग का एंशिएंट इंडिया में, ये हो गया 2। ठीक है। चलो अगला है उदयगिरी। ठीक है। तो उदयगिरी जो है ये किसके लिए, ये अपने गुफाओं के लिए मशहूर है। ठीक है। फेमस फॉर रॉक कट के फिशिंग, इंट्रिकेट कार्विंग ऑफ हिंदू डिएटीज स्पेशली विष्णु। अगला है अजंता, ये भी अपनी गुफाओं के लिए क्या है, मशहूर है। ठीक है। ये लो एक सेकंड रुको, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना जताका जो टेल्स हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं। और आखिरी ये पाटलिपुत्र, ये क्या था, गुप्त जो वो हैं गुप्त वंश, उनकी ये राजधानी थी। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हु वर पल्लवास, पल्लवास कौन थे, एंड वेयर डिड दे रूल, और इन्होंने कहाँ पर शासन करा। तो पल्लवास गुप्त वंश जिस समय था ना, उसी समय पर पल्लवास थे, कहाँ पर राज करते थे, साउथ इंडिया पर। ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, जो कि आज का तमिलनाडु है। ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख दो, पल्लवास वर द पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया आफ्टर द गुप्तास एंड देयर कैपिटल वाज इन कांचीपुरम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज एन एक्सप्लोरेशन ट्रिप विद योर टीचर टू नियर बाय हिस्टोरिकल साइट, म्यूजियम और हेरिटेज बिल्डिंग। आफ्टर द ट्रिप write a detailed report describing your experience, include key observation about the site historical significance, the architecture, artifacts and any interesting fact you learned during the visit. Reflect on how the trip enhanced your understanding of history। देखो क्या कह रहे हैं कि आपको अपने टीचर की सहायता से एक छोटी सी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है। और ये आपके करीबी की कोई ऐतिहासिक जगह, कोई म्यूजियम या कोई हेरिटेज बिल्डिंग है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है कि इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करना होगा। ट्रिप के बाद में जब आप लौटोगे तो आपका जो अनुभव रहा है वहाँ पर, उस पर आप एक छोटी सी रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है। जैसे कि उस जो भी वो साइट है, जो भी वो जगह है, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। कैसा आर्किटेक्चर है, आर्टिफैक्ट्स कैसे हैं वहाँ पर, और कुछ फैक्ट उस जगह के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो ये एक नन्ना सा एक्टिविटी टाइप की है, जो कि आप चाहो तो ऑर्गेनाइज करवा सकते हो अपने टीचर से, बोलना अगर वो करवा देते तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, तो ये तो थी ये कंप्लीट हम लोग की पूरी चैप्टर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। जाने से पहले बस दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।